पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जा रही है, समय बदल रहा है और इस समय बदलते समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं समाज में, देश में, दुनिया। पीढ़ियों के नाम की यदि हम बात करें तो तकनीकी विकास के आधार पर पीढ़ियों के नाम रखे गए हैं, जैसे कि आजकल जो है बहुत प्रचलित है वो है जनरेशन बीटा और हम जेन वाई में आते हैं क्योंकि हम थोड़े बूढ़े हो गए हैं शायद। लेकिन आज की पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं और जो जनरेशन अल्फा है या जनरेशन बीटा है, ये एक तकनीकी जो है भाषा है पीढ़ियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए। और यदि हम बात करें कि बच्चों की समझदारी और बच्चों की जानकारी के बारे में, तो एक बिना विरोधाभास के हम इस बात पर अच्छे से चर्चा कर सकें, इसीलिए हम आज मौजूद हैं। नमस्कार, मैं वैभवी एक बार फिर परिचर्चा लेकर उपस्थित हूँ और आज की परिचर्चा का विषय है आज के बच्चे समझदार या जानकार। 220 एपिसोड के साथ हम उपस्थित हैं और बहुत खुशी की बात है क्योंकि निर्बाध जब आप किसी कार्यक्रम को लेकर आते हैं तो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी से हमें मिलती है, क्योंकि हमेशा की तरह सबसे पहले हमारे दर्शक दीर्घा में उपस्थित होती हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं और हिंदी की सेवा हमारे साथ मिलकर कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कहा कि बच्चे समझदार हैं या जानकार हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वक्ता भी है। जाहिर सी बात है, जब हम चर्चा करेंगे तो वक्ता, और वो भी विदुषी और विद्वान वक्ता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ आदरणीय अजय कुमार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो शिक्षा निदेशालय में हिंदी प्रवक्ता के रूप में है। उनका भी हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही पायल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही पेरेंटिंग भी करती हैं और रिलेशनशिप कोच भी हैं। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और साथ में अभिभावक के रूप में और शिक्षिका रही हैं अंग्रेजी की, ऋतु दुबे हमारे साथ आज वक्ता के रूप में मौजूद हैं। इन तीनों का हम स्वागत करते हैं, पूरी टीम की ओर से अभिनंदन करते हैं और जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप तीनों महानुभाव का बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे इस पटल पर स्वागत है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा मान रखा और इस चर्चा में आप शामिल हुए हैं। जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात अगर हम करें, बहुत कुछ बदल रहा है इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में। मैंने शुरू में ही कहा था। और अगर तुलना हम करें कि किस तरह से नई पीढ़ी तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही है या व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ रही है या सिर्फ किताबी ज्ञान है बच्चों के पास, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा करने के लिए हमारे पास वक्ता का होना बहुत ज़रूरी है और वक्ता भी जब विद्वान होते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं। हमें पता है किस ओर हमारी ये चर्चा जाने वाली है। धीरे धीरे और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले चूंकि मैं अजय सर के पास ही आना चाहती हूँ। पायल जी, मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगी। सर, आप हिंदी की सेवा भी कर रहे हैं, आप प्रवक्ता के रूप में हैं और जिस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है, तो आपकी दृष्टि में यदि मैं पूछूं आपसे कि आज के बच्चे आपको समझदार लगते हैं या जानकार लगते हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सपाट बयानी करूंगा वैभवी जी। बच्चे हमारे जानकार हैं और बखूबी जानकार हैं, शिद्दत से जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं और जानकारी देने में शिक्षक, अभिभावक, माता पिता और समाज चारों मिलकर के केवल जानकारी दे रहे हैं। समझदारी का जो पहलू है वो आता है व्यवहार से, विचार से। तो विचार और व्यवहार दोनों पीछे रह गए। केवल उनको हम मटेरियल दे रहे हैं जिसको वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी गहराई से अपने पास इकट्ठा रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एज टीचर
हम जानकारियां दे रहे हैं, व्यवहार में उनको नहीं उतार पा रहे, और उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा पूरा शिक्षा नीति, समाज, अभिभावक और केंद्र में माता पिता है। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो माता पिता को मैं स्वयं भी पिता हूं, एक अजीब मनोदशा हो गई है माता पिता की इस दृष्टि में कि उन्हें ये लगता है कि मैं अपनी संतान को अधिकतम सुख कैसे दे सकूं, अधिकतम वस्तुएं उनके बीच में कैसे ले जा सकूं, उन्हें कैसे दे सकूं। बच्चा व्यवहार में नहीं सीख रहा, वो बच्चे को पता है अगर बच्चे को माँ कुछ सामान लेने के लिए घर के नीचे भेज दे, 15 वर्ष का बालक अगर 33 रुपीज की मेथी खरीद लाए तो वो ऊपर आकर के माँ को ये नहीं बता पाता है कि कितने की ले आया और किस रेट में लाया और कितने पैसे वापस दुकानदार ने दिए। ये व्यवहार हमारे बच्चे नहीं सीख रहे और इसके लिए जिम्मेदार माता पिता है। ये कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन जिम्मेदार माता पिता हैं। इसी बात को मैं यहां शिद्दत से कहूंगा कि जानकार हैं, समझदार नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही। जिस तरह से अभी जो परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुकूल आपकी बात रही। आपने कहा कि बच्चे जानकार हैं, समझदार नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि बच्चों को हमने, माता पिता की बात आपने कही, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। मैं इस बात को इस पटल के माध्यम से जरूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा मतलब अलग हमारे विचार हैं। हमने कभी बच्चे के ऊपर पढ़ाई को लादा नहीं है, कभी हमने नंबर को लादा नहीं है कि आपको इतने परसेंटेज ही चाहिए, लाने पड़ेंगे, क्योंकि सोसाइटी में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहां पर तो नंबर लादे जा रहे हैं बच्चों के ऊपर, जो कि बहुत हार्मफुल है। तो चूंकि हम जिस जानकार और जिस समझदार की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को मुझे लगता है कि हम समझदार बनने नहीं दे पा रहे हैं। हम उन्हें सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। चलिए इसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं। और मैं पायल जी आपके पास आना चाहती हूँ, चूंकि आप मन को पढ़ती हैं, हृदय को पढ़ती हैं, आप हीलिंग करती हैं, तो मन से जो तार है आपका जुड़ा हुआ है, जो जुड़ाव है, आप होशियारी को, अगर मैं होशियारी की बात करूं, होशियारी को आप कैसे मापना चाहती हैं, कैसे मापेंगी? भाषा से, तर्क से, सहानुभूति से, या अनुकूलन शक्ति से? ये प्रश्न मेरा आपके लिए है। और इससे पहले मैं हमारे जो जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी, आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, जो कि हमारे पटल के उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सही समय पर आप उपस्थित हो गए हैं। और आपसे गुजारिश करती हूँ, जुड़े भी रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। पायल जी, ये एक बड़ा प्रश्न है, मैं चाहती हूँ आप इसका उत्तर दें। और आपका माइक बंद है, आप माइक खोल सकती हैं। मैं खोल देती हूँ जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, होशियारी को किस तरीके से मापा जाए। देखिए, होशियारी एक बड़ा टर्म है, मैं बोलूँगी। उसको हम सिर्फ एक मापदंड पे नहीं नाप सकते। उसमें भाषा का सहयोग बहुत है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जो मुझे आता है मैं आपको तब तक नहीं बता सकती जब तक एक भाषा का माध्यम ना हो। तो भाषा पे पकड़ होना मेरी बहुत ज़रूरी है। दूसरा है लॉजिक। अगर लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी तो मेरा डिसीजन मेकिंग या फिर कोई भी डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। थर्ड आता है जिसको आपने कहा सहानुभूति। तो हम उसको एम्पैथी से कहते हैं कि अगर मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ तो मेरा होशियार होना बेकार है। अगर मैं आपकी स्थिति में जाकर आपको नहीं समझ पा रही हूँ तो मेरे पास जो नॉलेज है उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो इमोशंस डेवलप नहीं होंगे। एंड फोर्थ जो आपने बताया उसको हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। तो उसमें ये है कि अगर मेरे पास सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं एडेप्टेबिलिटी डेवलप नहीं कर पा रही हूँ, मैं अनुकूल परिस्थिति में कैसे काम करूँ वो नहीं सीख पा रही हूँ। तो आप कोविड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाए जिन्होंने एडेप्टेशन नहीं की। तो भले ही उनकी कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी होशियारी हो, लेकिन वो होशियारी काम नहीं आई अगर उन्होंने उस चीज़ को एडेप्ट नहीं किया। तो मैं इस समय ये कहना चाहूँगी कि चारों चीज़ों का समावेश
होना बहुत ज़रूरी है। और अनुकूल परिस्थिति में हम किस तरीके से काम करते हैं, वो जो आजकल का हम कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में वोका वर्ल्ड की, मतलब जो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। कभी लड़ाई का सीन है, कभी है ना, आपने देखा कभी अब लड़ाई चल रही है, उससे पहले कोविड का था। तो ये चीज़ें जो चेंज हो रही है, हमारे ऊपर आक्रमण हुए, कुछ भी हुआ, तो बच्चों की मानसिकता, जो सिक्योरिटी है, वो तभी डेवलप होती है जब बच्चा एडेप्टेबल हो। यहाँ इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बढ़िया पायल जी, बहुत सही कहा आपने। और मैं रितु जी आपके पास आना चाहती हूँ। आपको कब लगा, एज अ पेरेंट आप जुड़ी हैं, एक अभिभावक हैं, हम सब अभिभावक हैं, देखिए हमारे सबके बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी हैं बच्चे हैं सबके, और हम सब खुद भी सीखना चाहते हैं, और वो जो हम सीख रहे हैं वो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। लेकिन उसकी जो दिशा है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक बने। और अच्छा नागरिक तभी बन पाएगा जब वो समझदार भी होगा, और वो होशियार भी होगा, और वो जानकार भी होगा, है ना? तो एक समावेश होना चाहिए। तो मैं अगर एक माँ की दृष्टि से आपसे जानना चाहूँ, आपको कब लगा कि आपका बच्चा किसी चीज़ में बेहतर, किसी चीज़ को बेहतर समझ पाता है? कब महसूस हुआ आपको? देखिए ये चीज़ इसके लिए, हेलो, हाँ जी, इसके लिए कोई ख़ास एक मोमेंट नहीं था जब मुझे ऐसा लगा, ये मुझे धीरे-धीरे ही महसूस होने लग गया था। ऐसे लाइफ़ में बहुत सी परिस्थितियाँ आती थी जब मैं देखती थी, बहुत सी ऐसी-ऐसी बातें होती थी जो बच्चे को, जिस तरह को मैं लेके उसको, मैं तभी घबरा जाती थी कि चीज़ कैसे होगा, कहते कि बच्चा उसको इतना लाइटली लेता था। मतलब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जब मैं एक बार को पैनिक हो रही हूँ, पर बच्चा मुझे, नहीं मम्मी, अरे कुछ का सॉल्यूशन ये नहीं है मम्मी, ये है। मैं अगर तबीयत ठीक नहीं है, मैं थक रही हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, वो मेरे फेस रीडिंग, सिर्फ मेरे फेस को देख के बच्चे समझ जाते थे कि मम्मी थक गई हैं, मम्मी रेस्ट चाहती हैं। वो पीसफुल एटमोसफियर बना देते थे इस तरह से। मतलब उन्होंने हमेशा मुझे सूद किया, इतना मुझे सपोर्टिव उनसे एटमोसफियर मिला। मुझे कभी, मतलब मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि मैं, जो ये मेरे सामने हैं, ये भले एज में छोटे हैं पर ये मैच्योर हो रहे हैं, इनका जो माइंड डेवलपमेंट हो रहा है, ये समझ रहे हैं हर चीज को। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, और ये चीजें सामने आती चलेगी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती चली गई, तो उन्होंने मुझे हर तरह से संभाला। हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, या लाइफ में कभी भी कुछ भी बात हो, उन्होंने मुझे आगे से बढ़कर इससे कभी ये नहीं दिखाया कि मम्मी हम छोटे हैं। तो ये मेरे लगा कि नहीं, मैं फील लगी कि मैं जिनसे बात कर रही हूँ, ये बच्चे सिर्फ एज में छोटे हैं, पर इनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, और ये धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, उनका जो समझदारी का जो एक मापदंड है, वो बेहतर जा रहा है, और इस बात से हमें बहुत बिल्कुल, खुशी भी कभी-कभी होती है लगता कि हमारा बच्चा सही जगह जा रहा है। जी। मतलब कभी-कभी लगता है कि जो प्रॉब्लम हमें बड़ी लग रही है, वो इनके लिए कितनी छोटी है। इट मीन्स ये तो हमसे भी ज़्यादा समझदार है। बहुत से ऐसे मौके पड़ते हैं लाइफ में, जब बच्चा उसको ईज़िली हैंडल कर रहा है और हम लोग घबरा रहे हैं। तो लगता है कि नहीं, ये बच्चा सिर्फ देखने का बच्चा है, बल्कि ये समझदार हो रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपका बच्चा सही जगह जा रहा है, और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स वाली बात नहीं होती, सिर्फ ये नहीं कि आप बहस कर रहे हैं, या पायल जी आप इस बात से सहमत होंगी कि 12-13 साल के जब बच्चे होते हैं, उस समय कई बार मनस्थिति ऐसी होती है, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव हो रहा होता है शरीर में, और मानसिक रूप से भी बदलाव हो रहा होता है। उस समय अगर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, या बच्चे जवाब देते हैं, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं, है ना? क्योंकि वो उनकी मनस्थिति समझने का समय होता है। और चूँकि देखिए ये बात मैं आज इसलिए कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस पीढ़ी से हम आ रहे हैं, और आज की जो पीढ़ी है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है ना? और जब हम थे, हमारे समय में तो ख़ैर हमारे पिताजी ने कभी हमें मारा-पीटा नहीं, लेकिन लात-जूते खाते थे, भाई बहुत खाते थे, बहुत मार खाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। बहनों को कभी मार नहीं पड़ी, बेटियों को कभी नहीं मारा उन्होंने, बेटों को बहुत मारा है, ठीक है?
तो उस समय जूते, लात, मार, घूसा जो भी खाते थे, फिर भी माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप के साथ रहना, उनसे डरना, है ना, ये चीजें चलती थी। लेकिन वही अगर परिस्थिति इतने सालों बाद बदल गई, आज शायद हम वो सख्ती नहीं अपने बच्चों पर दिखा सकते हैं जो हमारे माँ बाप ने दिखाई थी, क्योंकि समय बदल गया है। और अगर हम इस तरह की सख्ती रखें, अजय सर मैं आपके पास आना चाहती हूँ, अगर हम इस तरह की सख्ती रखें, तब आपको क्या लगता है आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी क्योंकि मैंने एक केस देखा, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ी सी सख्ती के कारण बच्चों ने 100 नंबर डायल कर दिया, पुलिस को घर बुला लिया कि मेरे पापा ने मेरे को मारा। तो ये जानकारी है बच्चों के अंदर या होशियारी है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। ये जानकारी है। अभी थोड़ी देर पहले पायल जी ने और रितु जी ने 2 बातें कही। पायल जी ने कहा कि बच्चे सहानुभूति रखते हैं माता पिता के प्रति, सिंपैथी है उनकी, लेकिन माता पिता की जो स्थिति है वो एम्पैथी में नहीं है, वो उनको आत्मानुभूति नहीं हो रही उसकी। जो बात रितु जी ने कही कि बच्चे समझदार हैं, बच्चे फील कर लेते हैं, फेस को देखते हैं तो बच्चा पापा उदास लग रहे हैं, या कोई क्रिटिकल कंडीशन ऐसी आती है जिसमें बच्चे बड़ा जबरदस्त डिसीजन देते हैं, हाँ ऐसा नहीं हो जाएगा, रिलैक्स, क्योंकि उन्हें उसके आगे पीछे का दाएं बाएं का नहीं पता है कि ये कितना गंभीर है। उन्हें केवल एक दृष्टि दिखती है और उन्हें लगता है ये बड़े इजीली हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। अब आपका जो प्रश्न है मैं उस पर आता हूं कि अगर बच्चों को वो शक्ति दी जाए, पीढ़ियों का गैप विभाजी हमेशा से रहा है, जब भी कोई 2 पीढ़ियां बैठती हैं तो कहीं ना कहीं गैप रहता है। अब चूंकि आज की जो पीढ़ी है और हमारी पीढ़ी जो है उसके बीच में ज्यादा गैप हो गया, क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरह के नए नए प्रयोग करके इनके हाथ में दे दिए। हमारे समय में जब किताबें थी और किताबों के साथ जब आपके समय में, हमारे समय में, पायल जी के, राजीव जी के समय में गाइड सिस्टम आया था, तो ये कहा जाता था ये कुंजी से पढ़ करके पास हुआ है। और अब इनके हाथ में कैलकुलेटर है, आपका बहुत सारे साधन तकनीकी आ गए जो, और चैट जीपीटी और एआई ने तो इनको बिल्कुल खिलौना बना दिया। यहीं पर वो बात फिर खड़ी होती है कि ये केवल जानकार हो रहे हैं, समझदार नहीं। अभी आपने एक बताया कि केस स्टडी, विकसित भारत युवा भारत करके मोदी जी ने एक पूरा चलाया है कैंपेन। दिल्ली की तरफ से, दिल्ली के जो बच्चे सेलेक्ट किए गए वो सारे बच्चों का लेखन मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये कहते हुए मुझे इस मंच पर दुख है कि तकरीबन 1000 हमारे पास बच्चों की एंट्रीज आई, जिनमें से विभा जी, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि शायद 10 एंट्री भी ऐसी नहीं थी जिसमें बच्चे का स्वतंत्र चिंतन हो, बच्चे के अपने मन का लेखन हो, बच्चे के अपने विचार हों। वो जानकारी है, उन्हें ये पता है चैट से कैसे कट पेस्ट करना है, उन्हें ये जानकारी है कि एआई से कैसे पूछ लेना है और कहाँ किसको कहाँ से चेप देना है। उन्हें ये ज्ञान नहीं है, ये समझदारी नहीं है कि ऊपर जो वाक्य कहा गया है वो नीचे वाले पैराग्राफ में दोबारा हमने लगा दिया, बात वहां समाप्त हो चुकी थी, यहाँ हमने फिर प्रारंभ कर दी। इसके लिए समझदारी चाहिए, जानकारी नहीं। और तो अति होशियारी भी दुखदाई है जी। अब अति होशियारी की तरफ हम पहुंच गए हैं, केवल होशियारी तक आप ठहरे हुए हैं अभी। मुझे लगता है कि अब हमारे बच्चे अति होशियार हो गए, वो चीजों को पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन स्वयं को उसमें ढालने में बिल्कुल भी उनका भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने प्रथम वाक्य में भी एक बात कही थी, उसके लिए जिम्मेदार माता पिता हैं, शिक्षक हैं, हमारी शिक्षा नीति है। अगर हम 2+2 दे रहे हैं विभाजी, तो केवल हम 4 का ज्ञान दे रहे हैं। हमने ले जाकर के बच्चों को 2 और 2 सिखाए नहीं। अगर डॉगमा ने कुत्ता हमने बताया है तो हमने केवल कुत्ता ही बताया, उसके आगे पीछे कुछ नहीं बताया। एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी केवल जानकारी देने की हो गई है, और ये शिक्षा नीति का दोष है। अजय सर, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे ज़माने में कहा जाता था कि जैसे चीटिंग करते हैं परीक्षा के दौरान, तो उसके लिए भी दिमाग का होना ज़रूरी है। आपकी बात से ये आज साबित हो गया कि चीटिंग करने के लिए भी, चोरी करने के लिए भी दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है।
होशियारी होनी समझदारी जरूरी नहीं है, वो समझदारी नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और पायल जी, मैं आपके पास चलना चाहती हूँ। एज़ अ काउंसलर या पेरेंटिंग के दौरान कई बार क्योंकि हमेशा देखिए ये बात जैसे कि अजय सर ने कहा, रितु जी भी कह रही हैं कि बच्चे तो उनके बच्चे जिस लेवल के समझदार हैं वो देखिए बहुत कुछ पारिवारिक जो परिस्थिति है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है? तो आपका परिवार जिस तरह से है, अगर आप बच्चों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, अपने दुख-सुख बच्चों को बताते हैं, तो धीरे-धीरे ना एक जो समझदारी का जो एक एक मापदंड है वो थोड़ा अलग हो जाता है। हर जगह नहीं होता ऐसा। मैं इस बात को भी कहूँगी यहाँ पर कि हर जगह ऐसा नहीं होता। आप कई बार आप बहुत कोशिश कर लीजिए, बच्चे नहीं समझदारी दिखा पाते, नहीं समझदार हो पाते। उनको कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि 50 साल की उम्र होने के बाद भी समझदारी नहीं आती लोगों के अंदर। आपको कब उठना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, या मैं इस मन से एक बात और कहना चाहती हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर आप किसी की गम में गए हैं, वहाँ पर भी आप अपनी हँसी नहीं रोक पाते हैं, तो आपको क्या कहा जाए? पायल जी, आपको ये नहीं पता कहाँ हँसना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब रोना चाहिए, ये सब चीज़ें, ये तो समझदारी की बात है ना, जिस समझदारी की बात आज हम कर रहे हैं। तो आज हम बूढ़े हो गए हैं, बेशक एक एज है हमारी अभी, लेकिन कभी तो हम बच्चे थे। उसी दौर से गुजरे थे जिस विषय पर आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं। तो इस दौर से हम भी गुजरे थे, और हम आज इस मंच के माध्यम से जब आप सब अपने-अपने विचार रख रहे हैं, तो हम भी अपना लेवल चेक करेंगे कि क्या हम उस ज़माने में कितने समझदार थे, या जिस तरह से सर ने कहा कि सिर्फ जानकार थे। मुझे लगता है कि हमारा जो समय था वो जानकारी का कम था, समझदारी का ज़्यादा था। क्योंकि जानकारी तो अब हो रही है, क्योंकि जितने डिवाइसेस आ गए हैं, आपके पास गूगल है, आपके पास एआई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल पाएँगी। और एज़ अ काउंसलर पायल जी, जब आप पेरेंटिंग करती हैं, तो माता-पिता से बात करने के दौरान बच्चों का ज़िक्र ज़रूर आता होगा। आपको उस समय कई बार अगर हम बच्चों की बात करें, तो हम माता-पिता के बारे में भी बात करें। आजकल के माता-पिता कितने जानकार और कितने समझदार हैं, उससे हम तुलना कर पाएँगे कि बच्चों का क्या लेवल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। एक बार आप मेरे को सवाल फिर से रिपीट करें? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप पेरेंटिंग करती हैं, जब आप एज़ अ कोच आप लोगों के बीच होती हैं, चलिए मैं सवाल बदल देती हूँ। जब एज़ अ पेरेंट्स के पास जब आप जाती हैं पेरेंटिंग करने के लिए, तब आपको क्या कभी माता-पिता ने अपने बच्चों की कुछ परेशानियों को बताया आपसे, या उनके जैसे जानकारी और समझदारी के बारे में एक तालमेल हम बिठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कोई बातचीत आपकी किसी भी अभिभावक के साथ हुई है कभी? अभी रिसेंटली एक केस आया था मेरे पास, उसमें उन्होंने पेरेंट्स ने मुझे बोला कि हमें अपने बच्चे की काउंसलिंग करानी है। तो जब सारी जानकारी, जैसे हम केस हिस्ट्री या डिटेलिंग लेते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे की तो बिल्कुल कोई गलती ही नहीं है। सारी प्रॉब्लम या जो भी वो एक्स्ट्रा बिहेव कर रहा है या टैंट्रम शो कर रहा है, वो जस्ट बिकॉज़ उसको अपने पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए। तो अगर हम बच्चे को और बच्चे के व्यवहार को, दोनों को अलग-अलग लेके चलें, तो हमें समझ आएगा कि बच्चा गलत नहीं है, बच्चे का व्यवहार जो जो जिसको हम स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं कि भई मेरा बच्चा इतना रोता है, या फिर जब मैं ऑफ़िस जाता हूँ तो उस समय ऐसे बिहेव करता है, तो वो जस्ट बिकॉज़ उसको अटेंशन चाहिए। तो ऐसे में पेरेंट्स का रोल है कि किस तरीके से हम उनके साथ वो एक तालमेल, वो एक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्ट बना के रखें, जिससे कि बच्चा आपको समझे भी, जैसा अभी ऋतु जी ने मेंशन किया। और दूसरा वो एक, क्योंकि अपना भी उसको काम करने हैं सारे, बच्चे को भी स्कूल जाना है, सारी एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो उनको भी बराबर मात्रा में कर सके। तो इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए मैं पेरेंट्स को सिर्फ एक जो बहुत अमूमन टिप देती हूँ, हालाँकि पेरेंटिंग एक टिप नहीं है, बट कई बार होता है कि कोई पूछता है मैम क्या टिप देंगे? तो क्विक टिप ये होता है कि आप बच्चे को कितना सुन रहे हैं। अगर आप बच्चे को ध्यान से सुन रहे हैं, तो फिर बच्चे को ये रियलाइज़ होता है कि आई एम हर्ड, मुझे कोई सुनने वाला है। जब बच्चे को ये लगता है मुझे कोई सुनने वाला है, तो वो अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा, ना कि वो सोशल मीडिया पे जाएगा।
सोशल मीडिया पे बच्चा तब ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है जब उसको एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन चाहिए होती है बाहर की दुनिया से। उसको अपनी दुनिया, जो उसके पेरेंट्स है, उसका जो सेफ सर्कल है, वहाँ से उसको वो वैलिडेशन नहीं मिल रही है, तब वो बाहर जाता है, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करता है। तो मेरा ये मानना है कि इमोशनल कनेक्ट, कि बच्चों को सुनना कैसे है, और सुनने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जब आप बच्चे को सुन रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ पर है? सुनना मतलब ये नहीं कि आप हाथ में फ़ोन लेके हाँ, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, या हाथ में न्यूज़पेपर है आप बोल रहे हैं हाँ, हाँ बताओ मैं सुन रहा हूँ। सुनना मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जब आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट होगा तो आप बच्चे के जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसे भी नोटिस करेंगे कि बच्चे के जो शब्द हैं और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कहीं उसमें डिफरेंस तो नहीं है, बच्चा कह कुछ रहा है और एक्चुअली महसूस कुछ और कर रहा है, आपको बताना कुछ और चाह रहा है। तो आप माइन्यूटली उसको देख पाते हैं। और जब आप वो कह रहा है, आप उसको, उसकी बातों को वहाँ कट ना करें या उसको रेक्टिफाई ना करें वहीं पर, आप उसको सुने पूरा। और सुनने के दौरान जब आप कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ था, तो बच्चा महसूस करता है आप भी उसकी दुनिया में इन्वॉल्व हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, बच्चे हैं तो ये बच्चों वाली बचकानी बातें कर रहा है ना? तो उससे वो कनेक्ट खत्म हो जाता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब प्ले स्कूल की टीचर्स होती हैं, वो किस तरीके से बातें करते हैं बच्चों से। उनकी टोन बिल्कुल बच्चों जैसी होती है, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ में थोड़ी वैसे बातें करते हैं, जस्ट बिकॉज़ वो उनको नॉर्मल फ़ील कराना, कंफर्टेबल फ़ील कराना चाहते हैं। इस वजह से हम बच्चे को किस तरह सुन रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, किस तरीके से उसको डिसीज़न्स लेने का समय दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको कहीं न कहीं परिपक्व बनाती हैं। पायल जी, एक सवाल और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि डॉक्टर तनेजा जी ने भी लिखा है यहाँ पर, अभी दर्शक के रूप में जुड़ी हैं हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा। उन्होंने लिखा है कि आजकल माता-पिता दोनों कामकाजी हैं, तो काम के कारण बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो क्या एक ये बड़ा कारण है कि बच्चे जानकार हो रहे हैं, होशियार नहीं हो पा रहे? या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद देखिए एक बात और मैंने इसी कार्यक्रम के दौरान, हमारे कार्यक्रम के दौरान एक बात आई थी, कुछ हफ्तों पहले, कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, हम बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पालना और परवरिश करना 2 अलग-अलग बातें होती हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं कि माँ-बाप कामकाजी हैं, उसकी वजह से इस तरह की समस्याएँ होती हैं कि बच्चे सिर्फ़ जानकार रह जाते हैं, होशियार नहीं हो पाते, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले सर्वाइव करना जानते हैं, अकेले सब कुछ करना, तो वो परिस्थिति के अनुकूल समझदार और होशियार बन जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने बिल्कुल सही आपने कहा कि एक तो माता-पिता जॉब कर रहे हैं, और दूसरा ये कि माता-पिता की जो जॉब टाइमिंग्स हैं, वो पहले की तरह 9 टू 5 नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब टाइमिंग्स, मतलब रात को भी 12 बजे, रात को 9 बजे भी ईमेल सेंड हो रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल हो रही हैं या कॉन कॉल हो रही है, तो व टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? तो इसमें हमें ये समझना होगा कि उसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अब हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप ये सोचेंगे कि है ना, मुझे तो मेल करनी है, मुझे तो ये करना है, आपके लिए आपकी मतलब जो आपको परवरिश देनी है अपने बच्चे को, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम लिमिट के बाद मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ये आपको कन्वे करना होगा। ठीक है, पहली चीज़। जी, जी। दूसरी चीज़, जब आप बच्चे को उठाते हैं, बच्चा छोटा है, आप उसको उठा रहे हैं, या जब बच्चा सो रहा है, मतलब यू नीड टू सेट सम टाइम, कि मतलब इस समय मुझे अपने बच्चे को टाइम देना है। बच्चे को भी पता है कि इस समय मैं मम्मी के साथ बात करूँगा, उन्हें बताऊँगा, वो सुनेंगी। उससे होता क्या है कि बच्चा अपनी बातें बता पा रहा है। मेन चीज़ क्या है, आपने जैसे केस का आपने भी एक डिस्कशन किया, एक केस और जयपुर का भी आया था, जिसमें जो बच्ची है, कुछ स्कूल में हुआ, उसने कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, और देन शी टूक एन एक्सट्रीम स्टेप, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि हम बच्चे को कितना सुन पा रहे हैं। मैंने आपको लिसनिंग स्टाइल बताया कैसे करना है, अब समय मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से हम अपने बिज़ी शेड्यूल से समय निकाल सकते हैं। तो हमें कुछ समय फिक्स करने होंगे, जैसे सुबह उठने का, सुलाने का, देन खाना खाने का। हम लोग साथ बैठ के खाना खाना, और जिस समय हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, दिन में कम से कम एक टाइम तो हम ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम सभी पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहा है। उस समय नो फ़ोन, नो टीवी, नथिंग। एज़ अ मदर मैं बच्चे को बता रही हूँ, पता है आज मुझे पीपीटी बनाने में बहुत तकलीफ हुई, मैंने अपनी फ्रेंड से हेल्प ली। बच्चे को क्या मैसेज मिला कि मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है और वो हेल्प लेती हैं।
आपने देखा होगा आजकल के बच्चे हेल्प नहीं लेते, है ना? तो हेल्प लेने का कल्चर उसको पता चलेगा। दूसरा, उसको पता चलेगा किसी भी एज में प्रॉब्लम आती है, किसी भी स्टेज में हम स्टक होते हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, राइट? आप बच्चे से जानिए, आपके कोई भी जो उसने बताया, आप उससे जानिए कि भाई क्या बात है, आप इसको कैसे डील करोगे? आज मैं इस प्रॉब्लम में आया, आप बताओ क्या सजेशन है, हम इसको कैसे डील करें? जैसा आपने बताया ना, हम पुराने टाइम में ऐसा होता था, तो हम लोग पार्ट थे उन सब चीज़ों का। आज क्या है कि बच्चे के पास सारी प्राइवेसी के नाम पे एक सेपरेट रूम है, ठीक है? उस रूम के अंदर बच्चा है, बच्चे के हाथ में फ़ोन है, हमें लगता है बच्चा सेफ है, लेकिन बच्चा सेफ नहीं है। उस डिजिटल वर्ल्ड में कौन-कौन एंटर कर रहा है, वो क्या बुली या क्या फेस कर रहा है, अगर वो पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस कर सकता, तो ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, पेरेंटिंग का दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल पायल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, एक हमारे पटल की जो सचिव हैं आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, बड़े समय बाद आपका पदार्पण हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, बच्चे जानकार के साथ उम्र से पहले बड़े हो रहे हैं, ये लिखकर उन्होंने बिल्कुल। भेजा है। और उस बड़ेपन को हैंडल नहीं कर पाते हैं माता-पिता, इसकी ओर ध्यान नहीं देते कि बच्चा समय से पहले बड़ा हो रहा है, वो खुश होते हैं। बच्चे की मासूमियत मुझे लगता है कहीं न कहीं खो रही है। ऋतु जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और जिस तरह से बच्चे की मासूमियत खो रही है, आपके अनुसार अगर मैं एक अभिभावक होने के नाते आपसे मैं सवाल करूँ कि जो बच्चे हैं, वो बच्चों का जो एक लेवल होता है कि बच्चे खूब अच्छा पढ़ें, खूब अच्छे नंबर लेकर आएँ, जैसे कि मैंने कहा था कि 90% से ऊपर ही हमारी जो अपेक्षा होती है बच्चों से, कभी 70 और 60 और 80 तो हम सोचते ही नहीं हैं। तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूँ कि बच्चों के अंदर आप किस तरह से अपने बच्चों को देखना चाहती हैं? क्या प्रतिशत वाले बच्चे आपको चाहिए, या वाक़ई उनके अंदर वो सारी खूबियाँ हों जो एक व्यक्ति को विशेष बनाने के लिए ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरे बच्चे बड़े हैं मीन्स एक 19 प्लस और एक 22 प्लस। तो बच्चे जो एक एज थी जो जिस समय स्क्रीन टाइम का, जो बच्चे आज छोटे बच्चों को हम बहुत जल्दी, छोटा सा बच्चा पैदा हो रहा है 6 मंथ्स का है, उसको और कुछ नहीं पता, 3 इयर्स का बच्चा शुशु पार्टी नहीं बताता, पर उसके हाथ में मोबाइल है, उसको पता है मोबाइल कैसे चलाना है, वो अपनी दादी को सिखा रहा है उसको सारे फंक्शंस आते हैं जिसे और कुछ नहीं आता, वो शुशु पॉटी तो नहीं बता सकता है, लेकिन उसे मोबाइल के बारे में नॉलेज है। लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे उस समय स्क्रीन टाइम नहीं था, सिर्फ एक टीवी था, जो भी उनको हाफ एन आवर से ज्यादा कभी नहीं मिलता था, वो भी उनको बस ये कि ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, बाकी वो उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया। मैं जॉब के साथ साथ मैंने सारी प्रायोरिटी पहले अपने बच्चों के लिए दी। यही रीजन था कि जो मैं ये कह सकती हूँ कि जो आजकल के बच्चे समझदार नहीं है, बट वो नहीं हुए क्योंकि मैंने उनको टाइम स्पेंड पूरा, जैसे पायल जी ने ही बोला कि हमें एक मदर को एज अ वर्किंग हो या नहीं, या हाउस वाइफ हो, टाइम हर चीज का सेट होना जरूरी है। मॉर्निंग टिल नाइट कितने बजे उनको उठाना है, कितने बजे उनको रेडी करके भेजना है, फिर हमें जाना है। अगर हम साथ नहीं जा रहे हैं या बिफोर है या आफ्टर जो भी कुछ है, इवन शाम को हमें उनको टाइम देना है। अगर हम वर्किंग भी है तब भी हमें उन्हें पढ़ाना है, खेलने का भी टाइम, रात को सोने का भी टाइम, सब कुछ होना चाहिए। तो वो जब टाइम में बच्चे मेरे सही रहे तो आज वो ये है। और ये है कि बच्चा अगर अच्छे मार्क्स ला रहा है तो मेरी नजर में सिर्फ वही नहीं है कि भाई अच्छे मार्क्स ला रहा है वही बच्चा एक होशियार है, इंटेलिजेंट है। बच्चों में एक उनका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट पे उन पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। उनको सिर्फ मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो एक अच्छे इंसान भी बने, वो दूसरों की मदद करें। अगर उनको किसी चीज की नॉलेज है तो वो दूसरों के साथ भी शेयर करें, वो नॉलेज सिर्फ अपने तक नहीं रखें, वो दूसरों की भी उसमें शेयर करें, दूसरों की हेल्प करें। उन्हें सॉरी उन्हें एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। सिर्फ यही कहना कि एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, परसेंटेज है, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो हमारे टाइम में आपको अगर आप सब भी हमारे एज के सब हैं, हम लोग पढ़ते थे, हमारा 9th-10th का सिलेबस सेम होता था, 10th का एग्जाम्स होता था, हमें 2 साल वो पूरी पढ़ाई को अपने माइंड में रखना पड़ता था। और आजकल क्या है, हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है उसको। हाँ, उसके बाद बच्चा जब तक फाइनल टर्म तक आते, 3 टर्म्स में है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। बच्चे से पूछा जाए जो आपने फर्स्ट टर्म में किया, सेकंड टर्म में वो भूल चुका होता है, क्योंकि उसने तो लिखा
अच्छे मार्क्स गेन कर दिए, लेकिन मार्क्स अटेंड करने से, मार्क्स गेन करने से बच्चा आप इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। 99% ला रहे हैं आजकल बच्चे, 98% ला रहे हैं, लेकिन अगर उनसे फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में जाके उनसे पूछा जाए कि बेटा जी आपने फर्स्ट टर्म में क्या सीखा था, कुछ नहीं याद उन्हें। तो मैं इसको नहीं कहती कि बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, इस मीन्स ये है, मार्क्स अपनी जगह है, उसके साथ साथ उसका नॉलेज होना भी जरूरी है, और वो नॉलेज एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है, वो दूसरों की हेल्पफुल भी रहे, दूसरे की, अगर उसे खुद कुछ आता है तो अपने किसी फ्रेंड को आप सपोर्ट करो, उसे नहीं आ रहा है, आप जिस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं किसी क्वेश्चंस के थ्रू, आप अगर उसे कुछ सिखा रहे हैं तो ये आपका भी तो रिवीजन हो रहा है, आपके लिए भी तो ये बेनिफिशियल है। तो ये कि अच्छे इंसान से परसेंटेज से ही किसी बच्चे को आप इंटेलिजेंट नहीं मान सकते, बल्कि उसके लिए और भी चीजें उसमें होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी जानकारी आप सब दे रहे हैं और हम एक सार्थक चर्चा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अजय सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, चूँकि आप हिंदी के प्रवक्ता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ जो स्टूडेंट रहे हैं, जो छात्र-छात्राएँ रही हैं आपके जीवन में, उनके साथ आपका जो एक लंबा जो समय रहा है, उसके दौरान अगर मैं आपसे पूछूँ कि बच्चे जो होते हैं वो जानकारी तो रखते हैं, लेकिन वो अपनी बात समझा नहीं पाते। अपनी बात जो शब्दों पर जो एक नियंत्रण होता है, या शब्दों की, चूँकि हम कवि हैं, बहुत सारे कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को कहा जाता है कि शब्दों के जादूगर। तो चूँकि हिंदी है ही इतनी खूबसूरत भाषा, और हिंदी की अगर बात करूँ या मैं किसी भी भाषा की बात करूँ, जब बच्चे अपनी भावनाओं को या जो सवाल आप पूछ रहे हैं, वो समझा नहीं पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आप उस परिस्थिति को सँभालते हैं? कितना मुश्किल रहा वो समय, जब आपको लगा कि बच्चा कहना तो चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा? आपका प्रश्न है कि बच्चा कह नहीं पा रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है? अभी पायल जी ने कहा और ऋतु जी ने भी कहा और आप भी उसी बात पर आ गए हैं। असल में जो सबसे ज़्यादा अभाव है, जहाँ कमी है और जो गिरावट है, वो है सुनने की। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 4 कौशल हैं। सबसे पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बच्चा अब सुनना नहीं चाहता, अब वो पहुंच गया है दर्शन करने पर। ना वो सुन रहा है, ना वो बोल रहा है, ना वो पढ़ रहा है, ना वो लिख रहा है, केवल देख रहा है। पैदा होते ही उसके हाथ में मोबाइल का स्क्रीन है, थोड़ा बड़ा हुआ तो टैब आ गया, और बड़ा हुआ तो लैपटॉप आ गया, और फिर वो बड़ी बड़ी स्क्रीन देख रहा है। स्क्रीन जब हम देखते हैं तो हम टोटली फ्रीज हो जाते हैं। हम बैठे हैं, अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, तो इस समय हम फ्रीज हैं, हमारे फिजिकली एक्टिविटी सारी हमारी बंद हो गई। हाँ, अभी हम चारों और आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे विद्वतजन सुन रहे हैं। आज की जो जेन जी है, जिस पर आपने एक शब्द शुरुआत में लिया था, ये सुनना नहीं चाहती। और संसार में विभा जी, आज तक वो व्यक्ति बोल ही नहीं पाया जिसने सुना नहीं। पायल जी खूबी जानती हैं कि संसार में आज तक कोई गूंगा पैदा ही नहीं हुआ, बहरा पैदा होता है। कानों से उसने नहीं सुना, इसलिए नहीं वो बोल पाया। अब बच्चे के पास शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द भंडार नहीं है, वो केवल दिनचर्या के शब्दों को सुन रहा है और उन्हीं का वो प्रयोग कर रहा है। अभी कल एक सेशन में था, राजीव जी भी वहां मौजूद थे, और वहां शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक और तंत्र बहुत सारा था। मैंने एक प्रश्न खड़ा किया था कि कोई भी व्यक्ति हाथ उठाकर मुझे ये बताए कि पूरे वर्ष में क्या हमने किसी अपने के लिए 10 पंक्तियां लिखी? नहीं लिखी, एक ने भी नहीं उठा पाया। अब हमारे सीमित शब्द हो गए, हेलो, चलो, वहां पर मिलो। वो जो आप जिस पीढ़ी की बात कर रहे हैं, वो पीढ़ी पिता के लिए पत्र लिखती थी, पत्नी के लिए लिखती थी, पति के लिए लिखती थी, भाई बहन के लिए लिखती थी। तो विचारों का यहाँ हमने बहुत पत्र लिखे हैं, हमने बहुत लिखे हैं पत्र। वो आपकी भाषा बता रही है। जब आपने लिखे हैं तो वो भाषा में आएंगे, आपने सुने हैं तो आप वो बोलेंगे।
अब बच्चा हमारा कैसा हो रहा है। बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं आपके इस स्क्रीन पे, मैं देख रहा हूं, लोगों के विचार आ रहे हैं, हम पिटते थे, हम ऐसा करते थे। आज से तकरीबन 110 वर्ष पहले प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, ईदगाह। हम सब ने पढ़ी है। उसमें 8 वर्ष का हामिद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, क्रिएटिविटी उसकी आप देखें, एक्टिविटी देखें, और उसकी सोसाइटी के साथ कनेक्टिविटी देखें, उसकी एम्पैथी देखें। आज से तकरीबन 115 वर्ष पहले जो कहानी लिखी गई, आज हमारा 8 वर्ष का बालक क्या उस पैरामीटर पे कहीं भी खड़ा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, कहीं, दूर दूर तक नहीं। और हम जब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम में, हम टेक्नोलॉजी में, हम तंत्र में, तो हमें लगता है हमने बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली। हम मानसिक रूप से, ये बात कहते हुए पायल जी शायद मेरी बात से सहमत ना हो, क्योंकि आप चिकित्सा जगत से हैं, हम मानसिक रूप से पंगु हो रहे हैं, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हो रहे हैं। हमने मेडिकल में, चिकित्सा में बहुत बीमारियों का इलाज कर लिया, बहुत महामारी पे हमने विजय पा ली, लेकिन मानसिक पंगुता की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी संतानें उसमें बहुत तेजी से आगे जा रही हैं। और आपके प्रश्न के बिना एक बात मैं और कह दूं, इसमें हमारे जो दर्शन हम जिस चीज का कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बचपन में बच्चे के हाथ में जो खिलौना दे रहे हैं, और उस खिलौने में जो बहुत बच्चों के लिए बाल सुलभ जो तरह तरह के सीरियल्स आ रहे हैं, उन सब में एग्रेशंस दिखाया जा रहा है। हमारे, आपने भी कहा था कि समझदार 50 वर्ष की उम्र पर भी व्यक्ति नहीं होता, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, हमारा कोड हुआ करता है, बड़ा सुन के अच्छा लगा मुझे, कि हम मृत्यु के समय तक ये नहीं जान पाते कि हमें कब हंसना चाहिए और हमें कब रोना चाहिए। हाँ, तो उसका एक बड़ा कारण है सुनना। अभी पायल जी ने कहा कि माँ जब बेटा बोले तो ध्यान से सुने, पिता जब बच्चे से बात करे तो आई कांटेक्ट में बात करे तो तब जब सुने कोई। पिता जो बोलेगा वो बच्चा सुने, और बच्चा जो बोले वो पिता सुने, पति जो बोले वो पत्नी सुने, पत्नी बोले वो पति सुने। अकाल पड़ गया, विभाजी अकाल है श्रोताओं का। तो समाज को आपने विषय बहुत अच्छा उठाया है। बच्चे समझदार तब होते थे, आपने कहा हम समझदार थे, हमारे पास वो दौर था, यहाँ अनचाही बात कहूंगा कि 67% MM आए थे तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया। आज 97 आने पर भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन जो समझ आपको थी, जो समझ उस समय के व्यक्ति को थी, जिसके पास अथाह भंडार था अपने बाप दादाओं की कहानियों का, उनके अनुभवों का, आज हमारी पीढ़ी जैन जी जो है वो अनुभव नहीं लेना चाहती, देना चाहती है। तो ये एक अकाल है, इस पर हम सबको, बुद्ध जो ये विद्वत जन जुड़े हैं, सभी को इस पर विचार करना पड़ेगा कि बच्चे ज्ञानी बहुत हो गए, लेकिन ज्ञान देना कहाँ है और ज्ञान लेना कहाँ से है? डिलीवरी नहीं, आपका प्रश्न था डिलीवरी नहीं, बच्चे के पास शब्द नहीं है। हमारे पास आते हैं बच्चे, और हमारा पास तो सौभाग्य है मेरा कि मैं ट्रेंड करता हूँ टीचर्स को, तो टीचर्स अपनी बात अध्यापक नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसके पास वो शब्द भंडार नहीं है, शब्दकोश ही नहीं है। अब घर में गूगल पे सर्च करते हैं, हम गुफा से ग्लोबलाइजेशन की बात करने लगे, हम गुरु से गूगल की बात करने लगे, हम मौन से मोबाइल की बात करने लगे। ये हमारा विकास है, परंतु मानसिक रूप से हमारा विनाश हो रहा है, और उसके लिए हमने कभी काम नहीं किया। हम आए समय समय पर शिक्षा नीतियां हम लाते हैं, लेकिन हम जस के तस हैं। जी अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत कुछ हम आज सच में सीख कर जाएंगे। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी ने बहुत बढ़िया एक संदेश भेजा है जी। बच्चों के अंदर वो विश्वास पनप नहीं पा रहा है कि बच्चे अगर कौतूहलवश जो भी पूछे उसका जवाब उन्हें मिले। पायल जी, वो कौन सी 3 आदतें हम अपने बच्चों के अंदर डालें जिससे बच्चों की जानकारी समझदारी में बदल जाए? आप एज अ काउंसलर क्या कहना चाहती हैं?
इसमें दोनों का रोल है, खाली बच्चों का नहीं, अगेन पेरेंट्स का। बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं उसमें बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का रोल मुझे ऐसा लगता है। कोई भी, मैंने आपको पहले ही बताया, काउंसलिंग के लिए आता है तो मैं पहले ये देखती हूँ कि यहाँ पेरेंट्स का पार्ट कितना है, राइट? तो सबसे पहले तो 5C मतलब इजीली लर्न करने के लिए हमने किया हुआ है। 5C की हम बात करते हैं। पहला, काम। जब आप बच्चे को सुन रहे हैं, आपका अपना काम रहना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कंफर्ट। आप बच्चे को थोड़ा-सा कंफर्ट करें कि अच्छा, मैं या तो सिर सहला के, कंधे को सहला के, थपथपा के, जिससे वो अपनी बात को पूरा बता सके। तीसरा आता है कि जब बच्चा आपसे कनेक्ट करता है, अब वो कंफर्टेबल हो गया, उसको समझ आ रही है कि मैं सुन रही हूँ, तो वो आपसे सारी बातें बताएगा। फोर्थ आता है कोलैबोरेशन। जो प्रॉब्लम है उसमें ये कि हम मिल के काम करेंगे, हम, वी आर अ टीम, है ना? तो फोर्थ आता है कोलैबोरेशन एंड फिफ्थ आता है कंसिस्टेंसी। आपने आज ये पॉडकास्ट सुन लिया तो आपको समझ आया कि हाँ, मुझे बच्चे से प्यार से बात करनी है। आपने एक दिन कर लिया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या? आपके प्यार में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका बच्चा आज 95 प्लस लाया, आपने आई लव यू, यू आर माई प्राइड, दिस एंड दैट आपने किया, और नेक्स्ट डे अगर नहीं किया तो कि आप कह रहे हो तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, तुमने तो सक्सेस, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ, तुम कर ही नहीं रहे हो। मीन्स हम इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं बच्चे को, राइट? तो ये 5 C's होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो एक पेरेंट को ये समझना, इससे आप बहुत अच्छे से बच्चे को समझ पाते हैं। अब आपने बताया कि थ्री ऐसे कुछ पॉइंट्स बताएं, तो उसमें हम 3 R's मतलब एक्रोनिम इसलिए दिया जिससे कि आप इजीली जो जुड़े हुए हैं वो भी याद रखें। तो फर्स्ट है आर रिलेट। बच्चे से डेली कन्वर्सेशन के साथ रिलेट करें, उससे उसकी डेली चीज़ें पूछें एज अ सुपरवाइज़र नहीं, क्योंकि हम बच्चे के पेरेंट हैं, हम सुपरवाइज़र नहीं। मुझे ये चेकलिस्ट नहीं लेने की, होमवर्क किया, खाना खाया, स्कूल कैसा था, मतलब बच्चा हाँ और ना में जवाब ना दे, बच्चा ओपन डिस्कशन करे, राइट? वो तो एक समय पे हाँ और ना रहेंगे, एक समय बाद तो गर्दन और ऐसे ऐसे ही रह जाएगा, वो शब्द जैसा अभी अजय जी ने बोला, शब्द खत्म हो जाएंगे एकदम। तो ओपनली बच्चों से पूछें, उनके साथ डेली कन्वर्सेशन। फर्स्ट हो गया रिलेट। सेकेंड है रीजन। बच्चों से जानना कि इसका क्या रीजन है, या आपने जो ये बिहेव किया क्यों किया, या क्या इसके पीछे आपकी मानसिकता थी, या मैंने अगर आपको डांटा, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि बच्चे को अंकुश लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने उसे डांटा तो उसका रीज़न कि बेटा ये रीज़न था, या फिर मैं आज आपको रात को पार्टी में नहीं जाने दे रहा हूँ तो इसका ये रीज़न है। तो बच्चों को लॉजिक जब समझ आता है ना, तो उन्हें पता चलता है कि हमारी सिक्योरिटी की वजह से हमारे पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं। और थर्ड आर है रिफ्लेक्ट। जैसा कि अभी अजय जी ने बोला कि हम 10 लाइन भी नहीं लिखते, लेकिन क्या हम उस ज़माने के हैं, लेकिन क्या हम लिखते हैं? तो जर्नलिंग करना, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि क्या अच्छा लगा, किस चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ही ग्रैटिट्यूड नहीं दे रही अपने पेरेंट्स को, तो मैं कैसे उम्मीद करूँ कि मेरा बच्चा मुझे देगा? अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने इतनी बड़ी गाड़ी मुझे नहीं दी, तो बच्चा भी तो यही बोलेगा ना, हम पे कौन सी इतनी बड़ी गाड़ी, वो भी उसी टर्म में बातें करेगा ना मुझसे। तो ये 3 R's हो गए, जैसे आपने मुझे 3 बोला, और 5 C's हो गए, जिससे हम बच्चे के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल पायल जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। हमारे साथ साधना शर्मा जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ साधना जी। और साधना जी बहुत अच्छी दर्शक हैं, थोड़ा कम आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं मुझे बहुत खुशी होती है। प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए, आदरणीय, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ उषा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी के कारण मैंने हमेशा एक बात कही है कि आप हैं तो हम हैं। आपकी वजह से ही हम ये कार्यक्रम निर्बाध लेकर आ पा रहे हैं, क्योंकि जो ऊर्जा आप देते हैं, जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, इतने सारे संदेश भेजते हैं, वो हमारी खुराक है, और इसी खुराक से हम हिष्ट-पुष्ट होते जा रहे हैं। मैं अपनी भाषा में इस बात को रख रही हूँ। तो देखिए, भाषा, संवाद चाहे जो भी हो, भावनाएँ एक जैसी होती हैं, और भावनाएँ आप तक पहुँचे। चूँकि रितु जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि
क्योंकि बच्चों के अंदर जो कौतूहल होता है, अभी आपके बच्चे बड़े हो गए लेकिन कभी तो छोटे रहे होंगे, तो बच्चों के कौतूहल को आप कैसे शांत करती हैं? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं और कभी-कभी माता-पिता बहुत थोड़ा असहज महसूस करते हैं कि तुम्हारे बड़े सवाल हैं, थोड़ा आराम से, या कभी झल्लाहट भी हो जाती है कि बहुत उनके सवाल खत्म ही नहीं होते, लेकिन वो जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम इस मंच को चला रहे हैं और जिस विषय को हम लेकर आए हैं, उस विषय की सार्थकता इसी में है कि हम हर प्रश्न के उत्तर बेबाकी से दें। तो रितु जी, बच्चों का कौतूहल कैसे शांत किया आपने? मैंने हमेशा उन पे डिस्कशंस के तरह, मैं चाहती थी, मैं हमेशा मैं उन लोगों को स्टोरी बुक्स देती थी, या फिर मैंने जैसे उनको स्क्रीन टाइम भी दिया। उस समय मैंने कहा ना, मोबाइल तो मैंने अलाउड ही नहीं किया था, आफ्टर 12th ही उनको दोनों बच्चों को मिला है। तो अगर वो स्क्रीन पे, अगर जैसे उस समय रामायण आती थी, कोरोना टाइम में भी रामायण आई थी, और तो मैं उनको, अगर वो ऐसे कुछ भी देख रहे हैं या मैंने उनको हमेशा इस तरह का सीरियल्स वगैरह ही दिखाया था, वो देखते थे, फिर वो क्यूरियोसिटी होती थी, वो मुझसे कुछ पूछते थे, तो मैं इजीली बैठ के मैं बहुत पीसफुली उनकी क्वेश्चंस को सुनती थी, और जो मेरे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं उनको बोलती, उनके आंसर्स भी देती थी, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी, भाई मुझे ये था कि जितना वो मुझसे पूछेंगे, जितना वो क्वेश्चंस मुझसे पुट अप करेंगे, और जितना मैं उसको क्वेश्चंस को आंसर दूंगी, उससे उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, उनमें नॉलेज आएगी, कुछ नया सीखने की उनमें आदत आएगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपस में आपका कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। वो आपसे क्वेश्चंस पूछे और आप उनको क्वेश्चंस का आंसर दें, तभी उनकी क्यूरियोसिटी शांत होगी, उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा, उनमें और भी ज्यादा नॉलेज आती है, और सीखने का उनमें एक ललक आती है कि हाँ, हमें और कुछ सीखना भी है। तो उसके लिए जरूरी है कि माँ बाप में, मतलब बच्चों के बीच में, बच्चों में और पेरेंट्स में आपस में कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। बहुत तभी अच्छी आप बात उनकी आपने क्यूरियोसिटी, की। जैसे कि अगर जो हमने विषय रखा कि आजकल के बच्चे होशियार हैं या जानकार हैं, अगर हम वोट की बात करें, अगर हम मत की बात करें, तो जैसे कि अजय सर का मत पहले से ही मिल चुका है कि बच्चे आजकल के जानकार हैं, होशियार नहीं है। पायल जी, आपकी दृष्टि में क्या है, और रितु जी आपकी दृष्टि में क्या है? मैं बिल्कुल साफ तौर पर ये इस मंच के माध्यम से जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी चर्चा जो है तभी सार्थकता की ओर जाएगी जब हम इस प्रश्न के पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के हमको उत्तर मिल सके। तो पायल जी, आपको क्या लगता है, आज के बच्चे कैसे? नो डाउट आज के बच्चे जानकार हैं, उनके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन एक चीज़ है, विजडम अलग चीज़ है। तो इंफॉर्मेशन ज़रूर उनके पास बहुत सारी चीज़ों की है, और अगर नहीं भी है तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी देर में वो एआई से पूछ लेंगे और आपको बता देंगे, है ना? तो जानकार हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन विजडम वो नहीं है। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन दिस इज़ द हार्डकोर फैक्ट। जी, रितु जी, आप क्या चाहती हैं? क्या मतलब लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल सही कहा, पायल जी ने बिल्कुल सही कहा कि आजकल के बच्चे जानकार हैं, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है। एआई है, हर चीज़, चैट जीपीटी हो, मोबाइल है, उनको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके सामने है। लेकिन हाँ, वाक़ई में वो, उनको कहा जाए कि वो व्यवहार कुशल हैं या इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान, ये सब चीज़ें उनके साथ नहीं है। एक नॉलेज होना अलग चीज़ हो गया, एक अलग, ये मैं कहूँ, क्योंकि आप ये बताइए, एक छोटा-सा बच्चा जो पापा के मोबाइल से गेम खेल रहा है, और गेम में उसने पैसे को उसने लॉस कर दिया, इतना वो खो चुका है। तो क्या उसमें ये इतनी समझदारी थी? उसको सेकंड्स लगे पैसे को गंवाने में, लेकिन उसने एक बार भी सोचा कि मेरे पापा को कितने साल लगे इस पैसे को कलेक्ट करने में? एक बच्चा जो मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है, उसे टास्क है, वो टास्क कंप्लीट कर रहा है, एक फाइनल टास्क आता है जिसमें उससे ये कहा जाता है कि आपको ऊपर से कूदना है। उस समय उनकी समझदारी कहाँ जाती? वो कभी ये सोचते हैं कि आज अगर हम कूद गए तो हम तो चलो जो हुआ, लेकिन हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? बुढ़ापे में इनका कौन की केयर करेगा? तब उनकी समझदारी कहाँ जाती है? जानकारी तो उनको है कि हाँ, हमें मोबाइल से करना है, गेम्स खेलना है, इसमें टास्क करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एडिक्शन की वजह से होता है, एक लत होती है, लत की वजह से ये सारा कुछ होता है। अब हमें भी लत है चाय पीने की, लेकिन लत तो लत है। अब आप चाय नहीं पिएंगे तो एक दिमाग में माइंडसेट है कि भैया सर में दर्द शुरू हो जाएगा, तो हमें चाय पीनी है। और मुझे बताते हुए बिल्कुल मतलब उतना बुरा भी नहीं लग रहा। पिछले मुझे लगता है
30 साल से ऊपर हो गए मुझे चाय पीते हुए। तो देखिए कितनी बुरी लत लगी हुई है। तो ये एडिक्शन की वजह से होता है, जो आपने कहा कि बच्चों के अंदर समझदारी नहीं है। लेकिन एक सवाल, चूंकि समय हमारा हो रहा है और हमारे साथ हार्मफुल नहीं है ना वो एडिक्शन आपका। ऋतु जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शोभा रानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन। धीरेन्द्र कुमार झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। साधना जी बहुत बहुत अभिनंदन। और ऋतु जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, साधना जी ने कहा है अभी। और एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, चूंकि हमारे पास अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, 5 मिनट का समय हमारे पास बचा है। अजय सर, बच्चों की जानकारी को हम अगर समझदारी में बदलना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और यही सवाल आप तीनों के लिए है। लेकिन मैं ये कहूंगा, सबसे पहले हम अभिभावकों को बच्चों से अपेक्षा निश्चित करनी पड़ेगी। बच्चों से हमने इतनी अपेक्षाएं कर ली हैं कि वो डांस भी करेगा, वो स्विमिंग भी करेगा, वो बॉडी बिल्डर भी बनेगा, क्रिकेटर भी बनेगा और क्लास का टॉपर भी बनेगा। वो हम संभव नहीं है। और इसी वजह से बच्चे कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, वो केवल जानकार बन रहे हैं, समझदार नहीं बन रहे हैं। दूसरा, इसी को अगर भाषाई तौर पर कहूं तो अपेक्षा और उपेक्षा, इन दोनों शब्दों के अर्थ को माता पिता को समझना पड़ेगा। अपेक्षा 100% पॉजिटिव है तो उपेक्षा 100% नेगेटिव है। हमें अपेक्षा को केंद्रित करना पड़ेगा, तो बच्चों की उपेक्षा से और सामाजिक उपेक्षा से हम बच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें बच्चों पर काम करने से ज्यादा स्वयं पर करना है, अभिभावकों को करना है। जैसा कि पायल जी भी कह रही थी, हमारी अपेक्षाएं अनंत हैं और बच्चों की उपेक्षा के हम कारण हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कई बार हम दूसरों से जो कंपैरिजन की एक भावना होती है बच्चों माता पिता के अंदर, कि हम दूसरों से तुलना कर देते हैं, उसका बच्चा तो ऐसे कर रहा है, तुमने तो किया नहीं। तो ये जो भावना है, यही हीन भावना को पनपाने में बच्चों के अंदर बहुत बड़ा एक बीज का काम करता है। श्रवण कौशल को विकसित करना, माता पिता और बच्चों के बीच में सुनना एक क्रिया जो है वो विकसित की जाए तो सारी समस्याओं, संवाद घटने पर विवाद बढ़ता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और विवाद से अगला चरण विषाद में बदलता है और फिर आर्तनाद होकर के सब कुछ बर्बाद होता है। तो संवादहीनता की जगह पर संवाद कुशलता आ जाए तो मुझे लगता है हर समस्या का समाधान होता है। क्या बात है, बहुत खूब। पायल जी आप क्या कहेंगी, कैसे जानकार से समझदार कैसे बनाए बच्चों को? इसमें मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं खुद कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जिस चीज़ की जानकारी है, तो उनको, जैसे हमें टीवी खरीदना है तो मैंने उसे कहा कि ये हमारा बजट है और आप मेरे को सर्च करके बताओ कि कौन सा अच्छा है, किसके अंदर फीचर्स अच्छे हैं। तो बच्चे को ये भी पता चल गया बजट कितना है, हमें खरीदना कौन सा है। अब वो बड़े पे भी नहीं जाएगा, राइट। तो एक तो ये हो गया, उसने अपनी जानकारी इन्वॉल्व हो, उसने खरीदा चीज़ों को, ठीक है। दूसरा, जब मैं अपने साथ सब्जी खरीदने जा रही हूँ, बच्चा भी जा रहा है, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, बच्चा भी जा रहा है। तो जैसा आपने इनिशियली बताया था कि वो बच्चे को नहीं पता कि 33 रुपए की मेथी लेकर आया है, तो किस तरीके से उसका है ना, क्या बताऊं मैं, कितने पाव है, किलो है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें भी वो सीख जाता है। और ये बताना कि मैं अपने बच्चे से कोई काम नहीं कराता, ये गलत है, क्योंकि स्किल जो है, या खाना कुकिंग इज ऑल्सो स्किल। तो उसमें अगर आप बच्चे को बाहर भी पढ़ने के लिए भेज रहे हो, अगर उसे खाना बनाना नहीं आता, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो सारी चीज़ें एज अ स्किल अगर हम बच्चे को सीखने का समय दें, और अगर बच्चा बोर हो रहा है तो होने दें। ये नहीं कि बोर हो रहा है तो झट से कुछ अरेंज कर दिया, खाना नहीं खा रहा तो फोन दे दिया। तो वो सारी चीज़ें जो गलत है वो गलत है। फोन पे ये नहीं लिखा। हाँ जी, समझना पड़ेगा कि हमें अपना एक दायरा बनाना होगा, उसी दायरे में हमें भी रहना है और बच्चों को भी रखना है। ऋतु जी कैसे बनाए समझदार बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, आपसे जो उनसे आप उनको जितना अच्छे से अच्छा समझा सकते हैं। बल्कि जैसे कि मैं एज अ पेरेंट, मैं कोई ये नहीं अपनी तारीफ नहीं करूंगी या कुछ भी, बट मैंने हमेशा से रहा, मेरे एक फैमिली एटमोसफियर भी रहा कि हम लोगों ने, आजकल बच्चे मंदिरों में जाते, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मंदिरों के पेरेंट्स अंदर हैं, वो बाहर खड़े हैं इसलिए कि हम चप्पल का तो देख लेंगे बट हम अंदर नहीं जाएंगे। उनमें किसी चीज की नॉलेज नहीं आ रही है, वो भगवान तक में को नहीं मान रहे कि उनमें। लेकिन ये कि जितना हो सके आप हर चीज में अपने साथ उनको रखिए,
जो हम लोग करते हैं। हमारे बचपन से ही हम शुरू से हम लोगों ने बच्चों को हर मंदिर में जाना, हमारे पूजा पाठ में, व्रतों में करना, नवरात्रि के अगर हम फास्ट रखते हैं, पड़वा अष्टमी तुम्हें भी वो अपने आप रखते हैं, हम मना भी करते हैं, बेटा बाहर रहता है पर वो करते हैं। तो आपको हर चीज में बच्चे को आगे से आगे अपने साथ रखिए। प्रॉब्लम है अगर उसको तो उसको डिस्कशन कीजिए। बच्चे अगर कोई कि भाई प्रॉब्लम है, आप हमें इस लायक समझिए, आप हमें बताइए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, आप बताइए तो सही। जब बच्चा आपको बोलेगा, आप उसको बोलेंगे तो वो उसको समझेगा, तो वो धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आएगा, वो सीखेगा नई नई चीजों को और उसी तरह से उसको धीरे धीरे ही वो आगे बढ़ेगा। और एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दीजिए। आप सोचिए ना सचिन तेंदुलकर का बेटा उनके जैसे बन पाया, ना अमिताभ बच्चन का बेटा, तो आप ये सोचिए कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़ेगा, इतना परसेंट स्कोर करेगा उससे ज्यादा, तो ये चीज तो आप बिल्कुल भूल जाइए। बाकी आप बिल्कुल सही कहा रितु जी आपने, और बहुत जरूरी है कि अपनी सब में उनका जितना ध्यान रख सकते हैं, जितना उनके साथ रह सकते हैं, बिल्कुल सबने एक ही मत रखा है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चे आजकल के जानकार हैं और हमें उन्हें समझदार बनाना है, क्योंकि हम अपने समय के समझदार हैं, तो हम अपने बच्चों को भी उसी रूप में देखना चाहते हैं। एक समझदार बच्चा एक देश का बहुत अच्छा नागरिक बनेगा, आगे चलकर वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो बहुत अच्छा करेगा, चाहे वो जहां भी जाना चाहे। और थोपना नहीं है अपने बच्चों के ऊपर कि दूसरे ये कर रहे हैं तो आप ये करो। बहुत सुंदर चर्चा रही। रितु जी, अजय सर और पायल जी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। इतनी सुंदर आपने चर्चा रखी और इतना कुछ हम सीख चुके हैं एज अ, देखिए पेरेंटिंग करती हैं आप रिलेशनशिप कोच हैं और रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ हमने आज सीखा भी। और अजय सर, बहुत अच्छी बात, शुरू से ही आपने अपनी पकड़ रखी, बच्चों को जानकार बताया आपने, और जो जिस तरह के प्रश्न थे उसके उत्तर उतने ही अच्छी तरीके से उभर कर आए हैं। मैं तीनों वक्ताओं का पूरी टीम की ओर से बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी श्रोताओं का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आप सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को जरूर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों के अंदर हर विषय के ऊपर एक जागरूकता अभियान चलाना। इसी उद्देश्य से पिछले 4 वर्षों से लगातार हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। अगली बार फिर किसी नए विषय पर आएंगे, नए वक्ताओं के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।